गुड मॉर्निंग। आज हम पार्ट 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हमने आधा पढ़ा है। इसमें कवि चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के लेखक हैं अरविंद कुमार जी। लेखक इस पार्ट में चिट्ठियों की महत्ता के बारे में बताया गया है कि हम चिट्ठियों को सहेज कर रख सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं, परंतु जैसे हम मोबाइल में कोई भी डाटा या कुछ भी अपना SMS या मैसेज अपन रखते हैं, वो एक टाइम डिलीट हो जाता है। इसलिए हम आगे पढ़ेंगे अब इसको। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय, जानी मानी हस्तियों वे पत्रों का अनूठा संकलन भी है। यानी वहाँ पर संग्रहालय, यानी जहाँ पर चीज़ों को इकट्ठा रखा जाता है, उसे संग्रहालय कहते हैं। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। अब इस पैराग्राफ में देखो, ये शब्दार्थ है इस पैराग्राफ के। यादगार यानी याद रखने वाला, धरोहर यानी अमानत, महान हस्तियों यानी विशेष लोग, महासंग्राम यानी बड़ा युद्ध, साबित यानी सिद्ध। महान पुरुषों द्वारा छोड़ी गई सबसे महत्वपूर्ण धरोहर क्या है? महान पुरुषों द्वारा छोड़ी गई सबसे महत्वपूर्ण धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं। यहाँ से यहाँ तक। ओके। सेकंड प्रश्न, भारत में किस महापुरुष के पत्रों को महान धरोहर माना जाता है? भारत में महान हस्तियों या महान या विशेष लोगों के पत्रों को महान धरोहर माना जाता है। ये भी लिख सकते हो, महान पुरुष भी लिख सकते हो और महात्मा गांधी भी लिख सकते हो। ओके, दोनों लिख सकते हो आप, या दोनों लिख लेना। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र किस एड्रेस पे आते थे? इंडिया यानी इंडिया लिख के कोई भी भेजता तो वो महात्मा गांधी जी के पास पहुंच जाते थे पत्र। महात्मा गांधी चाहे कहीं भी हो, लेकिन ये पत्र उनके पास पहुंच जाते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं, यानी वह हैंड टू हैंड उनका जवाब दे देते थे। जैसे ही उन्हें पत्र मिलता उसी समय वे उनका जवाब भी लिखते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे, यानी वे जवाब खुद लिखते थे, किसी दूसरों के भरोसे नहीं रहते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे, लेकिन पत्र खुद ही लिखते थे। शब्दार्थ दिग्गज यानी महान, जवाब यानी उत्तर, जोड़ यानी बराबरी। फर्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी और देश के बड़े बड़े नेताओं के पास विदेश से आने वाले पत्र किस पते से आते थे? किस हटा के? इंडिया। क्या लिखोगे आप? इंडिया। सेकंड क्वेश्चन, पत्रों का जवाब देने के बारे में गांधी जी की बराबरी करने वाला कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्हें पत्र मिलता उसी समय वे उनका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। यहाँ तक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। गांधी जी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र
गांव-गांव में मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को भी प्रशस्ति पत्र के रूप में से कम नहीं समझते थे और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम बनाकर रख लिया था, यानी फोटो फ्रेम होती है वैसे बनाकर रख लिया था। यह है पत्रों का जादू। क्या है? पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद, ये कवि है प्रेमचंद, बच्चन भी हरिवंश राय बच्चन है यहाँ पर, निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी, उनको निराला के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में भी वे बहुत मुस्तैद रहते थे यानी तत्पर रहते थे। मुस्तैद का अर्थ होता है तत्पर, हाथों हाथ। इसी प्रकार नेहरू जी और गांधी जी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी उनके प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 और से लेकर 1941 के बीच ये पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों तथा उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। शब्दार्थ तमाम यानी सारे या बहुत से, प्रशस्ति पत्र यानी किसी की बड़ाई करते हुए लिखा गया पत्र, फ्रेम कराना यानी चौखट में मंडवाना, दस्तावेज यानी महत्वपूर्ण कागजात, प्रेरक यानी उत्साहित करने वाला, मुस्तैद यानी तैयार तत्पर, पत्राचार यानी पत्र भेजना और पाना, मनोदशा यानी मन के विचार और भावनाएं। प्रश्न पहला, लोग महापुरुषों के पत्रों को क्या मानते हैं? लोग महापुरुषों के पत्रों को प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते। ये यहाँ से प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। प्रेमचंद्र नए लेखकों को कैसे पत्र लिखा करते थे? प्रेमचंद्र नए लेखकों को प्रेरक पत्र लिखा करते थे। कैसे को काट के क्या लिखोगे? प्रेरक। ओके, पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की रही। किसकी रही सबसे ज़्यादा गुडविल? डाक विभाग की। डाक विभाग ही पत्रों को इधर एक गांव से दूसरे गांव या शहरों में भेजा करता है, और जो डाक बांटता है उसको डाकिया कहा जाता है, पोस्टमैन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यहाँ लोग को जोड़ने का काम करता है। डाक विभाग क्या करता है? लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक उसकी पहुँच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। ये सब जगह यहाँ पर लेटर पहुँचाने या चिट्ठी पहुँचाने का काम किसका है? डाक विभाग का। गुडविल यानी खास, साख या ख्याति, खास यानी विशेष, वजह यानी कारण, उन्नत यानी विकसित, हैसियत यानी स्थिति या दर्जा या औकात, बरकरार यानी कामयाब, आलीशान यानी बहुत सुंदर शानदार, दुर्गम यानी जहाँ पहुँचना कठिन हो, ढाणे यानी कच्चे मकानों की बस्तियाँ, खत यानी चिट्ठी पत्र। प्रश्न पहला, समाज के किस सरकारी विभाग की छवि सबसे अधिक बनी हुई है? समाज में डाक विभाग की छवि सबसे अधिक अच्छी बनी हुई है। किस काट के यहाँ पे डाक विभाग लिखोगे? ओके। फिर सेकंड क्वेश्चन, पत्रों का आज भी संचार साधनों में अधिक महत्व क्यों बना हुआ है? इसकी एक खास वजह है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक उसकी पहुँच है, यहाँ से लेके
यहाँ तक दूसरे का उत्तर। ओके, फिर ये अगला, एक दो नहीं करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुँचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांवों और गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जा सकता है। इस लेसन के या इस पाठ के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह, जिन्होंने चिट्ठियों या पत्रियों की महत्ता को बताया है कि पहले चिट्ठियों का कितना महत्व था। फौजी लोग इसके बहुत बेसब्री से इसका इंतजार करते थे। ओके, ये बहुआयामी यानी अनेक रूपों वाला, देहात यानी गांव, मनी ऑर्डर यानी डाक द्वारा भेजा गया धन, देवदूत यानी ईश्वर का संदेश वाहक। प्रश्न पहला, करोड़ों लोग भारत डाकघरों में रोज किस लिए आते थे? करोड़ों लोग डाकघरों में रोज खतों के लिए आते थे। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों में के दरवाजे तक पहुंचते थे। फर्स्ट लाइन है जो इसका उत्तर है आपके। ओके, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट लाइन। फिर बहुआयामी भूमिका का आशय क्या है? बहुआयामी यानी अनेक रूपों वाला। ओके, ये आपके शब्दार्थ में दिया हुआ है, बहुआयामी यानी अनेक रूपों वाला। ओके, बाकी ये क्वेश्चन आंसर मैं भेज दूंगी आपको, या आप खुद नेट पे ढूंढ सकते हो, और नहीं तो मैं इसको भेज दूंगी आपको। और भाषा की बात आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। ओके, ओनली पार्ट से आगे ये 3 कोने, और फिर ये भाषा की बात। विशेष प्रयोजन, किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए, जैसे साहित्यिक पत्र, मासिक पत्र, वार्षिक पत्र, दैनिक पत्र, नियुक्ति पत्र, प्रेम पत्र, सरकारी पत्र, बधाई पत्र और त्याग पत्र। ओके, कितने लिखने हैं? 10। फिर एक सेकंड क्वेश्चन, व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ एक प्रत्यय के योग से बनाए। एक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोज कर लिखिए। मैं यहाँ लिख रही हूँ व्यावसायिक, सांस्कृतिक, दैनिक, प्राकृतिक और जैविक। ओके, फिर तीसरा क्वेश्चन, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, जैसे रविंद्र प्लस रवि प्लस इंद्र। इस संधि में ई प्लस ई, छोटी ई, दोनों छोटी ई को बढ़ाकर बड़ी हुई है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोज कर लिखिए। मुख्य रूप से स्वर संधियाँ 4 प्रकार की मानी जाती है, दीर्घ, गुण और वृद्धि और यण। ये इसके एग्जाम्पल है, आप देखिए। मैं आपको कुछ बता रही हूँ, उसके अलावा आप फिर लिखो। 5 में बता रही हूँ, 5 आपको खुद को ढूंढ के लिखनी है। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, आ प्लस आ। हिमालय, हिम प्लस आलय, अ प्लस आ। रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, ये दोनों छोटी ई है, फिर बड़ी ई बनाए। अनुमति, अनु प्लस मति। उ प्लस अ। गुरु, उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, उ प्लस उ। ऐसे आपको 5 और लिखनी है एक्स्ट्रा में। ओके, इसका फोटो इसको नहीं भेजूंगी मैं आपको, भाषा की बात के, आप खुद देखिए इसी में वीडियो में, और ये जो क्वेश्चन आंसर है उसकी मैं पिक भेज दूंगी। ओके,